So we have already discussed the first chapter, theory of the first chapter, in which we studied about the Coulomb's law and charges interacting with each other, means calculating electric field due to multiple charges and force between the charges, dipoles, and many more things. Gauss law also. So now we discuss a few exercises which will clarify all these concepts. So the very basic exercise I have chosen for today's class, which is motion of charge particle in uniform electric field. एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल एंटर करता है तो उसका मोशन किस तरह का होगा. So here an electric field, uniform electric field has been set between these two plates, and a charge particle having charge plus q is freely left in this uniform electric field. So what are the forces which are acting on this charge particle? तो इस चार्ज पार्टिकल पर एक, जैसे 11 क्लास में भी हम लोग हमेशा पढ़ते रहे हैं कि वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा. सपोज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एफ जी एंड अनदर फोर्स विल एक्ट ऑन दिस चार्ज पार्टिकल, बिकॉज ये एक चार्ज पार्टिकल है और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है. तो इस पर, जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ा इस चैप्टर में, F इक्वल टू क्यू ई, दिस मच फोर्स विल ऑल्सो एक्ट. ठीक है, तो ये फोर्स कितना होगा? F इक्वल टू क्यू ई. ई इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक चार्ज पार्टिकल रखा है तो उस पर क्यू ई इतना फोर्स एक्ट करता है. ठीक, तो इस फोर्स का डायरेक्शन इस इक्वेशन से मालूम चल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वही इस फोर्स का डायरेक्शन है, प्रोवाइडेड दैट द पार्टिकल इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज. सिमिलरली इफ द पार्टिकल हैज नेगेटिव चार्ज, देन द इक्वेशन बिकम्स F इक्वल टू माइनस क्यू ई. ये जैसा कि थ्योरी में भी डिस्कस किया था कि जब भी हम फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो विद साइन ऑफ चार्ज लिखेंगे. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस क्यू ई और अगर नेगेटिव चार्ज है तो माइनस क्यू ई. बस ये ध्यान रहे कि इसमें ई पर वेक्टर भी लगाना है, बिकॉज वेक्टर के साथ अगर प्लस या माइनस आता है तो वो डायरेक्शन भी इंडिकेट करता है. तो इस केस में हमने लिया है पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा. तो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 1 से 2 प्लेट की तरफ है, यानी कि इस पार्टिकल पर जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा क्यू ई फोर्स, दैट विल ऑल्सो बी इन दिस डायरेक्शन. इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा. कितना फोर्स होगा उसको हम लिख देते हैं एफ ई. ठीक है, तो इस चार्ज पार्टिकल पर अभी दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एफ जी एंड एफ ई. दीज टू फोर्सेस आर एक्टिंग. सो एफ जी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एफ ई इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो थ्योरी में भी हमने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर कंपेयर करते हैं तो ये लगभग 10⁻³ टाइम्स इतना डिफरेंस आता है इनमें. ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10⁻36. यस, दिस मच डिफरेंस इज देयर. सो ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट इज 10⁻36 टाइम्स स्मॉलर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ई by Fg is approximately equal to 10⁻36. ठीक है, यहाँ 10⁻−36 लिखा है बिकॉज Fg is to Fe लिखा हुआ है. अगर Fe is to Fg लिखेंगे तो 10⁻36 ये आ जाएगा. So what does it indicate? It indicates that the electrostatic force is much stronger than the gravitational force. Electrostatic force बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, तो जब एक फोर्स इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है 10⁻36 टाइम्स, तो उसके कंपैरिजन में हम क्या करेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स इन दिस केस कैन बी इग्नोर्ड. ग्रेविटेशनल फोर्स को हम यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो फिर इस डायग्राम को अगर देखें तो हमारे पास फिर बचता है एक फोर्स. कौन सा? ये वाला फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बचता है. ठीक है, तो इस केस में अब जो Fe है, ठीक है,
वही फोर्स यहाँ पर बचेगा। और अगर इस फोर्स के अंडर इस चार्ज पार्टिकल के मोशन को देखें तो यहाँ से प्लेट 1 से प्लेट 2 तक अगर इस चार्ज पार्टिकल को जाना हो, मान लो कि यहाँ पर चार्ज पार्टिकल को छोड़ा गया था बिगिनिंग में इस जगह पर, तो प्लेट 1 से 2 तक जाते समय इस पर एक फोर्स एक्ट करेगा। सपोज ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ये d है, तो प्लेट 1 से प्लेट 2 तक जाने में d डिस्टेंस चलेगा, इतना फोर्स एक्ट करेगा और इसका कुछ मास होगा, मान लो कि m मास होगा। तो अगर कैलकुलेशन के लिए बोला जाए कि इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो फोर्स बाय मास करके हम इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। प्लेट 1 से प्लेट 2 तक पहुंचते समय इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो कैसे यूज़ करेंगे, सिंपल है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 11th क्लास में पढ़ा था मैकेनिक्स में। तो अगर कोई कहता है कि भाई आप कैलकुलेट करिए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स बाय मास। तो ऐसे तो इस पर 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, बट हमने अभी जो डिस्कशन किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सिग्निफिकेंट रहेगा। तो क्यू ई बाई एम इतना एक्सेलरेशन हो जाएगा, फोर्स बाय मास। और प्लेट 1 से प्लेट 2 तक जाते समय कितना इसको टाइम लगा होगा और कितनी स्पीड हो गई होगी, उसके लिए हम ये वाली इक्वेशंस यूज़ कर सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, और s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। दीज इक्वेशंस कैन बी यूज्ड। इस इक्वेशन से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि v कितना होगा, बट v निकालने के लिए पहले हमें t चाहिए। तो t कहाँ से आ जाएगा, इस वाली इक्वेशन से हम t कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज हमें प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस पता है s जो कि d के बराबर है, और इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल को सपोज इस पॉइंट पे जस्ट रिलीज कर दिया गया, तो इस पॉइंट पर u हो जाएगा 0, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये ऊपर लिखा गया है जो क्यू ई बाई एम, दिस विल बी द एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना टाइम आ जाएगा, कितना टाइम आ जाएगा इस इक्वेशन से अगर कैलकुलेट किया जाए, सो हाउ मच विल बी द टाइम। तो s इक्वल टू हमारा d हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, दिस टर्म विल बी 0, 1/2, a की जगह क्या लिखेंगे, क्यू ई बाई एम, और यहाँ पर टी स्क्वायर। तो यहाँ से t कैलकुलेट हो जाता है, t कितना आ जाएगा हमारा, 2m बाय क्यू ई इंटू डी, ये टी स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से t आ जाएगा, t कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2m बाय क्यू ई इंटू डी। ये हमारा आ गया टाइम, और इसकी हेल्प से आप कैलकुलेट कर लेंगे कि प्लेट 1 से प्लेट 2 तक जब पार्टिकल पहुंचेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी। ठीक है, दैट पार्ट यू कैन डू योर सेल्फ। इक्वेशन 1 यूज़ करेंगे, यहाँ पर ये जो लिखा है इक्वेशन 1, इसको यूज़ करेंगे, वहाँ पर t की वैल्यू डालेंगे और v यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, तो ये एक केस था जिसमें हमने चार्ज पार्टिकल को यहाँ रिलीज़ कर दिया था, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को। अब और एक केस अगर देखें, उस केस में हम मान लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल था और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा अभी दिया गया है उसी तरह का था। तो इस डायग्राम में अब देखें क्या चेंजेस आएंगे। सब कुछ ऐसे ही रखते हैं, हम सिर्फ इस चार्ज पार्टिकल को पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के बजाय नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ले लेंगे, तब क्या होगा। सपोज अब हमने ले लिया एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इस पर -q चार्ज है, ठीक है, और m इसका मास है। तो इस केस में क्या होगा, अगेन विच आर द फोर्सेज एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल, mg फोर्स विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड, बट नाउ सी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या डायरेक्शन होगा, अब हो जाएगा F इक्वल टू -QE। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ एक माइनस साइन भी है, इट मीन्स force will be acting in the opposite direction of the electric field. Now what will be the direction of this force Fe, in the direction which is opposite to the electric field, QE इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में भी सिमिलर डिस्कशन करेंगे और बोलेंगे कि Fg is much smaller than Fe, hence Fg can be neglected
So only electrostatic force will be considered, and that force is in direction opposite to that of electric field. All other things will be the same, सब कुछ सेम ही होगा, ठीक है। तो ये सारा डिस्कशन जो एक चार्ज पार्टिकल के लिए है। अगर चार्ज पार्टिकल की बजाय हमारे पास एक ऑयल ड्रॉप हो, जैसा कि तुमने पहले पढ़ा होगा कहीं पर, एक मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट होता है, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो उस एक्सपेरिमेंट की मदद से ही पहली बार पता लगाया गया था कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ये जो चार्ज हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, तो चार्ज की ये वैल्यू आई कहाँ से कैलकुलेट हुई, कैसे पता चला? तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसको कहते हैं मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में पूरा सेटअप इसी तरह से था, बस यहाँ पर चार्ज पार्टिकल की जगह पर यूज़ किया गया एक ऑयल ड्रॉप, ठीक। ये एक ऐसे एक प्लेट ले लिया और ये एक दूसरी प्लेट ले ली हमने यहाँ पर, और सब कुछ ऐसे ही इस तरफ पॉजिटिव चार्ज लिया इस प्लेट पर, बल्कि इसमें ले लेते हैं इस तरफ नेगेटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज क्यों लिया अभी समझ में आ जाएगा, और इस तरफ लिया पॉजिटिव चार्ज। तो इससे क्या हुआ, इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये जस्ट अभी जो डिस्कशन हुआ था उसी का एक एप्लीकेशन है, नथिंग न्यू हियर। तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल लेने के बजाय इस बार हमने लिया एक ऑयल ड्रॉप। ऑयल ड्रॉप ऑब्वियसली चार्ज पार्टिकल के कंपैरिजन में उसका मास ज़्यादा होगा, Q उस पर चार्ज होगा और M मास होगा। तो जब मास ज़्यादा हो जाएगा तो ये ऑब्वियस है कि अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक। तो इस तरह से क्या होगा कि Fe और Fg दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं। तो अब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑयल ड्रॉप वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा Fg और Fe का वेक्टर सम, ठीक है। तो दोनों फोर्सेस क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो अगर हम नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो इनका डिफरेंस जो होगा वही नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि Fe और Fg की वैल्यू को तो हम चेंज नहीं कर सकते, ये बिकॉज होगा मास ऑफ द ऑयल ड्रॉप इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg। Fe की जो वैल्यू है, Fe की वैल्यू क्या होती है, Fe की वैल्यू होती है QE, इतना मैग्नीट्यूड होता है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को एडजस्ट करके, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि जब Fe और Fg दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो नेट फोर्स, जब Fg और Fe दोनों इक्वल हो जाते हैं तो नेट फोर्स हो जाता है ज़ीरो। जब नेट फोर्स ज़ीरो हो जाता है तो क्या होता है, इस पार्टिकल पर जब नेट फोर्स ज़ीरो कर दिया तो ये पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में ले आते हैं। पार्टिकल जब इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो ये पार्टिकल नहीं, यहाँ पर कहना चाहिए ऑयल ड्रॉप इक्विलिब्रियम में आ जाता है। जब ऑयल ड्रॉप इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो ये इस स्पेस में दोनों प्लेट्स के बीच में, ये प्लेट 1 प्लेट 2, इन दोनों प्लेट्स के बीच में ये ऑयल ड्रॉप सस्पेंडेड रहता है। सस्पेंडेड मीन्स हवा में लटका रहता है, ना इस तरफ जाएगा ना इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कब आया, जब Fg इज इक्वल टू Fe हो गया, यानी कि Mg इक्वल टू जब QE हो गया। तो यहाँ से Q इक्वल टू Mg बाई E, तो कितना चार्ज इस ऑयल ड्रॉप पर होगा ये इस तरह से पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो Mg बाई E ये काम करके मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की हेल्प से किसी ऑयल ड्रॉप पर कितना चार्ज होगा ये कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में ऑयल ड्रॉप में कितने एटम्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये कैलकुलेशन वाली बातें हैं। कैलकुलेशन करके एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा ये एस्टिमेट किया गया, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो अभी हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, दो चीज़ें नहीं इनफैक्ट एक ही है। एक चीज़ है वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक चार्ज पार्टिकल को
छोड़ दिया जाए, उसको रिलीज कर दिया जाए, तो उसका मोशन किस तरह का होगा। क्लियर है। अब इसमें डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, प्लेट 1 पॉजिटिव, प्लेट 2 नेगेटिव, या प्लेट 1 नेगेटिव, प्लेट 2 पॉजिटिव। फिर चार्ज पार्टिकल जो यहाँ पे रिलीज किया गया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अकॉर्डिंगली इक्वेशंस में प्लस या माइनस और डायरेक्शंस ऑफ फोर्सेस चेंज हो जाते हैं, अदरवाइज बेसिक कैलकुलेशन पूरा ऐसे ही रहता है, सेम रहता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये एक काम हमने कर लिया कि प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेट किया और उसमें चार्ज पार्टिकल को रिलीज कर दिया गया। अब यहाँ पर और एक दूसरा केस भी हो सकता है कि चार्ज पार्टिकल को इस तरह से रिलीज करने की बजाय अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में थ्रो किया जाए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में थ्रो किया जाए इन प्लेट्स के बीच में, तो फिर किस तरह का इक्वेशंस, किस तरह का कैलकुलेशंस आएंगे। तो फिर से ये डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं। तो सपोज अब हमारे पास जो प्लेट्स हैं, इस तरह से हमने प्लेट्स को रख लिया, ये एक प्लेट और ये एक दूसरी प्लेट, और इन प्लेट्स पर अब चार्ज दे दिया। सपोज इस प्लेट पर हमने दे दिया पॉजिटिव चार्ज, यस, सपोज यहाँ पर हमने दे दिया पॉजिटिव चार्ज इधर, और इधर दे दिया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन क्या होंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ उसका डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक चार्ज पार्टिकल को साइड से थ्रो किया जाए, एक तरफ से थ्रो कर दें एक चार्ज पार्टिकल को, मान लो कि एक चार्ज पार्टिकल था, इसको इस तरफ से थ्रो कर दिया गया ऐसे, मान लो v वेलोसिटी के साथ थ्रो किया, तो क्या होगा, तो इस पार्टिकल का मोशन किस तरह का होगा। तो सपोज पार्टिकल जब यहाँ पर पहुँचा, मान लो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर पार्टिकल जब पहुँचा तो उस पर फिर से देखना होगा कि कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो फोर्सेस वही ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरफ, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, क्योंकि हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ले रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स QE वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाएगा, और FG वो भी इसी डायरेक्शन में था। बट जैसा अभी डिस्कशन किया था कि FG की वैल्यू तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बहुत कम है, 10⁻36 का डिफरेंस, इतना रेशियो आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब है कि FG को हम क्या करेंगे, FG को इग्नोर कर देंगे। तो FG को अगर इग्नोर कर देते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक फोर्स बचता है, कौन सा, QE, केवल ये फोर्स बचता है। ठीक है, तो इस फोर्स का डायरेक्शन और पार्टिकल को जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया था, जिस डायरेक्शन में इसको फेंका गया था, उनके डायरेक्शंस पर ध्यान दें ज़रा। तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन था इस तरफ, और इस पर लगने वाला जो फोर्स है QE वो इसके मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो देखने में ये एक अलग चीज़ लग रही होगी, बट अगर याद करो 11th क्लास में जो पढ़ा था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, अगर इस डायग्राम पर ध्यान दें और इस डायग्राम में से ये प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी चीज़ों को अगर इमेजिनरी तरीके से हटा दें और फिर इस पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन और इस पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन पर अगर ध्यान दें, तो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के जैसा दिखाई देगा। देखो, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो अब देखें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या किया था, एक टावर था, ऐसे एक हमने टावर लिया था और उस टावर के ऊपर से एक चार्ज पार्टिकल को हमने थ्रो किया था। सपोज ये एक टावर था और इसके ऊपर एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ रखा, चार्ज पार्टिकल नहीं, कोई भी मास बॉडी था m मास का, और इसको इस तरह हॉरिजॉन्टली थ्रो किया u वेलोसिटी से। तो इस पर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगता था, और उस फोर्स की वजह से ये मास बॉडी इस तरह के पाथ पर चलकर, प्रोजेक्टाइल पाथ पर चलकर यहाँ पे गिर जाता था। ठीक है, तो सिमिलर चीज़ इस डायग्राम में भी हमें दिखाई दे रहा है कि पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और उस पर एक वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है। तो बिल्कुल उसी तरह का सीन यहाँ पर भी बन रहा है। जैसे यहाँ ये मास बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऐसे चलकर हॉरिजॉन्टल पाथ पर चलकर यहाँ नीचे गिरा, उसी तरह से यहाँ पर भी देखो ये चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा था, इस डायरेक्शन में मान लो कि ये एक्स डायरेक्शन था और वाई डायरेक्शन में। इसी तरह हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में भी पढ़ा था, एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल को थ्रो किया गया और वाई डायरेक्शन में उसका फोर्स एक्ट कर रहा था। तो एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है और इधर वाई डायरेक्शन में इस पर फोर्स लग रहा है। तो इस पार्टिकल का पाथ भी उसी तरह का हो जाएगा जैसा कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का होता था, यानी कि ये पार्टिकल भी किस तरह के पाथ पर चलेगा, प्रोजेक्टाइल पाथ पर चलेगा, ऐसे पाथ पर ये पार्टिकल चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पार्टिकल यहाँ से एंटर किया इस जगह से, मान लो ये पॉइंट ए है और यहाँ पर ये पॉइंट बी है। तो क्वेश्चन किस तरह से बनता है इसमें, क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि अगर प्लेट्स की लेंथ है मान लो एल लेंथ है, ठीक है, तो अगर डायग्राम में देखें तो ऐसा लग रहा है कि पार्टिकल इस जगह पे कोलाइड करने वाला है। तो किसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि पार्टिकल की इनिशियल स्पीड कितनी हो कि पार्टिकल प्लेट्स में कोलाइड ना करे बल्कि पार निकल जाए। दूसरे तरह का क्वेश्चन होता है कि पार्टिकल की स्पीड अगर दी हुई है, प्रोजेक्शन स्पीड दी हुई है, तो पूछा जाएगा कि लेंथ कितनी हो जिससे कि पार्टिकल यहाँ कोलाइड ना करे। तो सिंपल है, अगर v दिया है तो l पूछा जाएगा और अगर l दिया है तो v पूछा जाएगा। और अगर v और l दोनों दिए गए तो क्या पूछा जा सकता है, तो पूछा जा सकता है कि दोनों प्लेट्स के बीच में कितनी डिस्टेंस हो, ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए कि पार्टिकल कोलाइड हुए बिना निकल आए। ठीक है, और अगर ये सब कुछ दिया हुआ है तो ये पूछा जा सकता है कि कितना टाइम लगेगा, पार्टिकल यहाँ से एंटर किया और यहाँ से जब बाहर निकलेगा तो उसको टाइम कितना लगेगा। तो ये सारी बातें भले ही अलग अलग लग रही हो, कुछ नया लग रहा हो, बट इसमें बिल्कुल भी कुछ भी नया नहीं है। जैसे हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ा था, बिल्कुल सिमिलर टाइप का कैलकुलेशन है यहाँ भी। जैसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में भी हमने कैलकुलेशन किया था किस तरह से कि हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए सेपरेटली इक्वेशन लिखा और वर्टिकल मोशन के लिए अलग इक्वेशन लिखा। सेम चीज़ यहाँ पर भी हमें करना है, एक ही बात है, सिर्फ यहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पे था ग्रेविटेशनल फोर्स और यहाँ पर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वहाँ पर फोर्स की वैल्यू थी mg और यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू है वो है QE, बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की मोशन के लिए लिखें, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स भी नहीं है, और इनिशियल वेलोसिटी सपोज v है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इतनी आ गई, और मान लो प्लेट्स के बीच में प्लेट्स की जो लेंथ है वो लेंथ है l, तो वो हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के बराबर। ठीक, तो इससे अगर हम इक्वेशन लिखते हैं, सपोज हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ किया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो यहाँ पर x डायरेक्शन के लिए लिख रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर x लगा देंगे सब स्क्रिप्ट में। तो एस एक्स क्या हो जाएगा l, और यू एक्स टी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट इज़ v, और यहाँ पर हो जाएगा t, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 0। तो यहाँ से हम क्या पता लगा सकते हैं कि टाइम कितना लगेगा। ठीक है, प्लेट्स के बीच में पार्टिकल को चलने के लिए टाइम कितना लगेगा, तो L/v इस तरह से टाइम आ जाएगा। ठीक है, और अगर वर्टिकल डायरेक्शन के लिए हमें लिखना है, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए तो क्या करेंगे, इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा क्योंकि वहाँ फोर्स एक्ट कर रहा है। कितना एक्सेलरेशन होगा, फोर्स बाय मास इतना एक्सेलरेशन होगा, दैट इज QE/m, दिस विल बी द एक्सेलरेशन। और अगर पूछा जाए कि डिस्टेंस जो वर्टिकल डायरेक्शन में है वो कितनी होगी, तो मान लो कि वो d होगी। ठीक है, SY इज इक्वल टू d। तो अगर इन क्वांटिटीज़ को लेकर इक्वेशन लिखें और t की वैल्यू इक्वेशन 1 से हमें पता चल जाएगी, वो तब पता चलेगी जब L और V दोनों पता हो। ठीक है, हम यहाँ पर जस्ट तुमको बस बता रहे हैं कि इक्वेशंस कैसे बनाना है,
इनमें कुछ क्वांटिटीज़ गिवन होंगी, कुछ क्वांटिटीज़ गिवन नहीं होंगी। ठीक, तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन सॉल्व करते समय देखना होगा कि कौन से क्वांटिटीज़ गिवन है और कौन सी गिवन नहीं है। ठीक है, तो किसी क्वेश्चन में L दिया होगा, किसी में B दिया होगा, किसी में D दिया होगा, इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर अगर इक्वेशन लिखी जाए SY इक्वल टू UYT प्लस 1/2 AYT स्क्वायर, हाँ, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। तो अगर यहाँ इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? D इक्वल टू 0 प्लस 1/2 AY इज QE/m इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ ये वर्टिकल डायरेक्शन के लिए इक्वेशन आ जाएगी 1/2 QE/m इंटू टी स्क्वायर। तो इस तरह से इक्वेशन बना सकते हैं और जो भी हमारा अननोन क्वांटिटी होगा इस केस में वो कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है और ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी कई बार आ चुका है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं कि इसमें कौन से क्वांटिटीज़ गिवन है और कौन से क्वांटिटीज़ हमें कैलकुलेट करने हैं, ये भी इसका कैलकुलेशन है। और एक्सरसाइज 1.33 एंड एक्सरसाइज 1.33 और 1.34। ठीक है, यहाँ ये क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा और ये सिर्फ एनसीईआरटी नहीं बल्कि जेई में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। और इसी में वही वेरिएशन होता है, कभी डी पूछेगा, कभी एल पूछेगा, कभी टी पूछेगा, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी। बट कुछ भी पूछा जाए, इक्वेशंस जो हमारे बनेंगे वो यही होंगे। ठीक है, इस तरह से इक्वेशन लिखेंगे और इक्वेशन में क्या क्या क्वांटिटीज़ के वैल्यूज़ देने हैं, ये वैल्यूज़ देने हैं। तो ये बातें याद रखनी है, इन बातों के बेसिस पर ही ये इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये दो केस हमने पढ़े, एक में पार्टिकल को छोड़ दिया था वर्टिकली नीचे गिरने के लिए और एक में पार्टिकल को हमने साइड से प्रोजेक्ट किया। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर ऑब्लिकली प्रोजेक्ट किया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी किसी एंगल पर। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे किसी एंगल पर थ्रो किया गया, तो उस एंगल पर थ्रो करने से ये केस हमारा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के जैसा हो जाएगा। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे कि अगर ऑब्लिकली थ्रो करें पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इक्वेशंस क्या होंगे। ठीक है, ये बिल्कुल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के जैसा होगा। तो अभी के लिए इतना ही, जो आज बताया गया उसको प्रैक्टिस कर लेंगे और फिर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल वाला केस इसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे।